देखिए, जब भी कभी स्कूल कॉलेज में थे तो राजनीति कभी भी मन में नहीं था कि राजनीति में आना है। जन कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर मैं झंझारपुर से चुनाव लड़ा। पहला चुनाव में सफल नहीं हुआ, मैं हार गया। जब चुनाव में हारा तो मुझे लगा कि शायद राजनीति मुझसे नहीं होगा या मैं राजनीति के लिए शायद फिट नहीं हूँ। इस तरह की छवि राजनेताओं ने बना रखी है। तो कोई साफ नियत से भी काम करता है तो लोग उस पर भी प्रश्न उठाते हैं। आज मुझको लगता है कि जो समय ईश्वर ने दिया है या अगर मतदाताओं ने आप पर भरोसा किया है तो उनके लिए आप काम करें। तो मैं उस सोच से और मैं हमेशा मानता हूं कि आलोचना कभी किसी की उतनी ही कीजिए कि कभी आप सार्वजनिक जीवन में कभी उसके सामने आए तो आप दोनों अगल बगल ना देखने लगे कि भाई मैंने किस कदर तक मैंने इसकी आलोचना कर दी कि मैं उससे आंख नहीं मिला पा रहा करता हूँ। हाँ, मौजूद है। तो अगर डेवलपमेंट में अगर आप पूछें तो डेवलपमेंट कभी एक दिन में पूरा नहीं होगा। मांग हमेशा रहती है, जन आकांक्षाएं हमेशा बढ़ेंगी। सड़क नहीं है, सड़क निर्माण होना है, सड़क बन जाएगा तो लोग चौड़ी सड़क की मांग करते हैं। तो लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि अपने जनप्रतिनिधि से लोग हमेशा उनका एक्सपेक्टेशन। अगर आप ये देखें तो झंझारपुर जिले की सभी आहर्ताओं को पूरा करता है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो झंझारपुर में, जो जिले में होनी चाहिए वो झंझारपुर में नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी तो संगठन की दृष्टि से झंझारपुर को एक जिला मानता ही मानता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार में जब भी नया जिले का गठन होगा झंझारपुर उसमें निश्चित तौर पर होगा। तो झंझारपुर के विगत 5 वर्ष का एक रिपोर्ट कार्ड भी हमने जारी किया है जो डिजिटली उपलब्ध है। और सिर्फ अभी नहीं, 2005 से 10 का और 10 से 15 के भी कार्यों को मैंने सार्वजनिक किया। बिहार विधानसभा में विधायक के तौर पर भी लगभग मेरे 250 के आसपास मैंने प्रश्न किए जो झंझारपुर के विषय थे या बिहार के भी ऐसे महत्वपूर्ण विषय थे। झंझारपुर नगर परिषद क्षेत्र में जल जमाव की बहुत बड़ी समस्या है। तो 163 करोड़ का उसका पूरा प्रस्ताव, टेक्निकल स्वीकृति वगैरह होके जो एक स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम बनना है, अब प्रशासनिक स्वीकृति के स्तर पर वो पहुंच चुका है। एक ऐसे शख्स के साथ जिनकी शिक्षा की गुणवत्ता विश्व के बड़े यूनिवर्सिटी से हुई है। राजनीति में बड़ा शिक्षा की चर्चा होती रहती है कि नेता की जो क्वालिटी है वो शिक्षा का पैमाना जो है वो टच ही नहीं कर पाती है। कई सारे नेता अशिक्षित आ जाते हैं, जो इसलिए सुचिता की बातें होने रहती है। आपने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, बड़े स्कूल से मैनेजमेंट किया, लेकिन राजनीति हालांकि आपकी विरासत में मिली है, लेकिन क्यों लगा कि राजनीति में बिहार में करनी चाहिए? और बिहार की जो राजनीति में जब आए तो क्या आपने देखा सबसे ज़्यादा कमी नज़र आई और क्या सुधारने की दिशा में आपने काम किया? देखिए, जब भी कभी स्कूल कॉलेज में थे तो राजनीति कभी भी मन में नहीं था कि राजनीति में आना है। और परिवार में भी कभी इस ढंग से, चाहे हमारी माँ हो या हमारे पिता भी, कभी किसी ने नहीं कहा कि राजनीति में आना है। बहुत लोगों को लगता है कि लोगों ने ही कहा होगा आने के लिए, एकदम नहीं था। और जब अपनी पढ़ाई हमने पूरी की और फिर बीच में इंग्लैंड जाने का मौका मिला, वहाँ से पढ़ाई पूरी करके आए। बहुत सारे हमारे जो दोस्त थे वहीं रह गए, लेकिन एक मन में ज़रूर एक जज्बा रहता था कि बिहार के लिए कुछ करना चाहिए। और वो हम लोग का जो दौर था, जो 90 से 2000 का समय था, तो उस समय जो हम लोग परेशानी झेल रहे थे एक बिहारी के नाते, जो इस हमारी पीढ़ी के होंगे उस बेहतर रिलेट कर पाएंगे, तो मन में लगा कि नहीं, वापस आके कुछ काम करना चाहिए। तो वापस आए, कुछ गैर सरकारी संगठन से जुड़े काम करने लगे। फिर लगा कि नहीं, राजनीति शायद एक ऐसा आपको प्लेटफॉर्म देता है कि अगर आपकी नीयत अच्छी हो, अगर आप अच्छा काम करना चाहते हैं तो समाज में आप बदलाव ला सकते हैं। तो सन 2000 में कुछ राजनीतिक घटनाक्रम कुछ ऐसे हुआ। पिता पहले कांग्रेस में थे, 97 से कांग्रेस में नहीं थे, कांग्रेस से उनको निकाल दिया गया था। फिर उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई। तो सन 2000 का चुनाव हुआ बिहार विधानसभा का, तो जन कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर मैं झंझारपुर से चुनाव लड़ा। पहला चुनाव में सफल नहीं हुआ, मैं हार गया। जब चुनाव में हारा तो मुझे लगा कि शायद राजनीति मुझसे नहीं होगा या मैं राजनीति के लिए शायद फिट नहीं हूँ। लेकिन जब काउंटिंग हॉल से मैं निकल रहा था तो कुछ लोगों ने मुझे कहा कि जो वोट मुझे आया, लगभग 24,000 के आसपास वोट आया और मैं लगभग 9-10 हज़ार वोट से मैं हारा था। तो कुछ लोगों ने मुझको ये कहा कि जिसने आपको वोट दिया है उसके लिए तो विधायक आप ही हैं। तो ये मुझे भी लगा कि जिन लोगों ने, भले ही कम लोगों ने, या मैं चुनाव हारा भी, लेकिन जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उनके बीच में रहूं। तो 5 साल फिर लगातार क्षेत्र में रहा। 2002 की बाढ़ आई, 2004 की बाढ़ आई, लोगों के बीच में रह के काम किया। फिर 2005 में राजनीतिक घटनाक्रम ऐसा हुआ कि जदयू में आया। 2005 में 2 बिहार विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन झंझारपुर की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया, दोनों बार जिताया। जब लगता है कि आपके जब बैचमेट जो हैं वो बड़े बड़े पदों पे होंगे,
उनको कोई बहुत ज़्यादा जो जिस कंपनी में काम करते हैं लगातार सफलता है, उन्हें कोई जवाब नहीं देना पड़ता होगा, लेकिन हर 5 साल के बाद आपको जनता एक सवाल पूछती है आपने क्या किया। ऐसे में लगता होगा कि हमने तो बेस्ट परफॉर्मेंस किया, लेकिन सवाल जनता वही पूछ रही है जो 5 साल पहले पूछती थी। देखिए से एक तो बात यह है कि अगर आपके मन में क्या है या आपके दिल में क्या है, लोग उसको समझ नहीं पाते, क्योंकि आप जैसे किसी साफ नियत से आप काम कर रहे हैं या कोई कार्य करके आपको संतुष्टि होती है, लेकिन अपने यहाँ राजनीतिक विडंबना ये है कि लोग सभी को एक ही जैसा समझते हैं। हम ही लोग जिम्मेदार हैं कि मतलब जो राजनीति में है, जिस तरह की छवि राजनेताओं ने बना रखी है, तो कोई साफ नियत से भी काम करता है तो लोग उस पर भी प्रश्न उठाते हैं। तो बहुत बार लगता भी है, आपने सही पूछा, कि जब हम काम पूरे शिद्दत से कर रहे हैं, पूरे लगन से कर रहे हैं, मेहनत से कर रहे हैं, और मेरी अपनी पूंजी 25 वर्ष में यही रही है कि मैं एक डेवलपमेंट पॉलिटिक्स में ही रहा हूँ। और आप भी इतने दिन से आप समाचार कवर कर रहे हैं, आप मुझको देखेंगे मैं विवादों से दूर रहना, काम पर फोकस करना, बेवजह बयान नहीं देना। मुझको लगता है कि जो समय ईश्वर ने दिया है या अगर मतदाताओं ने आप पर भरोसा किया है तो उनके लिए आप काम करें, तो मैं उस सोच से करता हूँ। हाँ, कभी कभार ज़रूर लगता है कि जिस नियत से आप कर रहे हैं, लोग जब गलत समझते हैं या गलत तरीके से आपको कहीं ना कहीं प्रश्न कर देते हैं या कमेंट करते हैं, तो एक क्षण के लिए तकलीफ भी होती है, लेकिन अंत में लगता है कि लोकतंत्र में हैं आप, और जब आप सार्वजनिक जीवन में आ गए हैं तो आप पब्लिक स्क्रूटिनी तो आपकी होगी ही कि आप क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं। तो फिर एक तरह से वो ठीक भी है, अच्छा भी लगता है कि लोग आपको उस ढंग से देख रहे हैं। अगर कहीं कोई कमी पाते हैं तो आपके सामने लाने का भी प्रयास करते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, मुझको जिसको कहते हैं ना हेल्दी क्रिटिसिज्म, कि आप भाषा की मर्यादा में रह के आपको जितनी भी आलोचना करना है आप करें, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये तब होता है जब भाषाई स्तर गिर जाता है। विशेष तौर से सोशल मीडिया पे लोगों को लगता है कि आप कुछ भी लिख दीजिए, लिखने की आपको आज़ादी है, आप ऐसे शब्दों का भी प्रयोग करें जो नहीं करना चाहिए। तो वो एक ज़रूर दुखदाई पक्ष लगता है, लेकिन हमको लगता है ठीक है, मतलब अब सार्वजनिक जीवन में है तो लोग तो आपको स्क्रूटिनी आपकी होगी ही। एक और सवाल उठता है राजनीति में, जब आप जैसे व्यक्ति आते हैं तो जाति की राजनीति बहुत ज़्यादा बिहार में चर्चाओं में रहता है, जातीय समीकरण, जाति की राजनीति, और घटता हुआ जो राजनीति का स्तर है, बयानबाजी, नेताओं को जो मन से, सार्वजनिक मन से जो घटिया बयानें आती है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं हमेशा इस बात को मानता हूँ कि मतभेद होना अपनी जगह है, ये लोकतंत्र है, मनभेद नहीं। देखिए, मुझको लगता है कि आप बोलते बोलते इस हद तक चले जाते हैं कि कभी उस व्यक्ति से आमना सामना होगा तो शायद आप आंख नहीं मिला पाएंगे। और ये आज से मतलब अगर अब 2-3 दशक पहले इस तरह की राजनीति नहीं होती थी। आलोचना होना है, पक्ष विपक्ष लोकतंत्र में हमेशा रहेगा, लेकिन जिस भाषाई स्तर पर, या जिसको कहते हैं ना कि हिटिंग बिलो द बेल्ट वाली बात होती है, कि आप एक इतने निम्न स्तर पर गिर के भाषाओं का प्रयोग करते हैं, और मुझको लगता है जितनी कटुता बढ़ गई है वो कहीं ना कहीं तकलीफदायक है, और वो शायद हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए अच्छी नहीं है। और मैं हमेशा मानता हूं कि आलोचना कभी किसी की उतनी ही कीजिए कि कभी आप सार्वजनिक जीवन में कभी उसके सामने आए तो आप दोनों अगल बगल ना देखने लगे कि भाई मैंने किस कदर तक मैंने इसकी आलोचना कर दी कि मैं अब उसे आंख नहीं मिला पा रहा हूँ। पॉलिसीज़ की आलोचना कीजिए, आप उनके कार्यक्रमों की आलोचना कीजिए, काम की आलोचना कीजिए, लेकिन जब हम व्यक्तिगत स्तर पर हम चले जाते हैं, हम उस भाषा का हम ध्यान नहीं रखते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप एक पोजीशन पर होते हैं तो लोगों के लिए आप एक उदाहरण भी सेट करते हैं कि लोग आपका अनुसरण करते हैं कि भाई देखिए मेरा जनप्रतिनिधि है, उसका कंडक्ट ऐसा है, व्यवहार ऐसा है, तो लोग को वो चीज़ भी आत्मसात करते हैं। तो हमको, मेरी सोच हमेशा यही रही कि लीड बाय एग्जाम्पल, कि आप उदाहरण प्रस्तुत करें कि अगर आज आपको नेतृत्व करने का अवसर मिला है तो लोगों में आप एक अपने नेतृत्व का उदाहरण प्रस्तुत करें, ताकि जो यंग जनरेशन है वो भी आपसे बेहतर चीज़ों को वो अडॉप्ट करे। एक और सवाल उठता है, आप जिस क्षेत्र से राजनीति करते हैं, झंझारपुर की बात करें तो कभी पीतल के लिए बहुत मशहूर हुआ करता था किसी जमाने में, 200-300 साल पहले की बात करें तो यहाँ के लोगों की एक्सेप्टेशन रहती है कि ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, तो यहाँ विकास की जो मापदंड होने चाहिए, पैमाना होना चाहिए, वो यहाँ पे नहीं है। तो वो आपने कितना फुलफिल किया? इतने वर्षों में आप मंत्री भी रहे, विधायक रहे, कितना फुलफिल किया? देखिए, एक चीज़ समझना पड़ेगा कि अब जैसे 2005 से 15 मैं झंझारपुर का विधायक रहा, 2010 में परिसीमन हुआ, परिसीमन के बाद क्षेत्र की संरचना बदल गई।
जो मधेपुर विधानसभा था वो एग्जिस्ट अब नहीं करता है और मधेपुर का हिस्सा फुलपरास और झंझारपुर में आ गया। तो आप यूँ कहें तो पुराने झंझारपुर का 10 वर्ष और नए झंझारपुर का 5 वर्ष, और जो अभी जो फिर मुझको 20 से 25 में मौका मिला, सरकार में मंत्री भी रहा, इस समय लगभग 1.5 साल रहा। आप झंझारपुर में सबों को कहता हूं कि आप निष्पक्ष होकर, आपका झुकाव किसी भी राजनीतिक दल के तरफ हो, लेकिन ईमानदारी से अपनी अंदर आत्मा से पूछिए कि झंझारपुर में डेवलपमेंट आपको दिखता नहीं है। आज आधारभूत संरचना झंझारपुर में जितना बेहतर है, शायद वो किसी और क्षेत्र से आप तुलना अगर आप करेंगे तो हम उनसे बहुत आगे हैं। उदाहरण स्वरूप में ही अगर आपको कह दूं कि अगर मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है, आने वाले समय में मेडिकल की पढ़ाई होगी, हेल्थ सर्विसेज रहेंगे, नर्सिंग कॉलेज का काम शुरू हो गया है, एएनएम जीएनएम की पढ़ाई हो रही है, आईटीआई है झंझारपुर में, पॉलिटेक्निक है झंझारपुर में, कृषि विज्ञान केंद्र है झंझारपुर में, डिग्री कॉलेज है, तो डिग्री कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू हो गई है, केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति मिल गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज देखिएगा तो रोड कनेक्टिविटी जितना हम लोग का बेहतर है, क्योंकि 2 नेशनल हाईवे हम लोग को कवर करता है, और जितना ग्रामीण कार्य विभाग के माध्यम से सड़कें बनी या पथ निर्माण विभाग के माध्यम से सड़क बनी या पर्यटन विभाग से अभी जितना हम लोगों ने काम शुरू किया, या बगल में ही झंझारपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, मैं आग्रह करूंगा आपने नहीं देखा है तो जाके आप उसको देखिए कि कम समय में ही जो यहाँ से दशकों की लोगों की एक आकांक्षा थी कि एक यहाँ फैक्ट्री होना था, एक पेपर मिल की आधारशिला रखी गई थी, लेकिन कभी भी मशीन उस पैकेजिंग से बाहर निकला ही नहीं। आज वहाँ पर एक नया स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, जो आने वाले समय में निवेश भी आएगा और रोज़गार भी आएगा। जो आपने ट्रेडिशनल आपने कहा कि यहाँ पे 200-300 साल पहले यहाँ पे जो हमारे अपने यहाँ की हुनर या क्षमता थी, उद्योग विभाग में हम लोगों ने अभी एक काम प्रारंभ किया कि हर एक प्रखंड में वहाँ की जो खासियत है उसको चिन्हित हम लोगों ने कराया है, जिसका नाम हम लोगों ने 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट दिया है। जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, उसी तरह 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट की जो उस प्रखंड की खासियत है। अब जो परंपरा हमारी 200-300 साल पहले रही, आज वैसे आर्टिजन्स या वैसे कारीगर नहीं है जो उसको कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान में जो भी मेरे पास है, उदाहरण स्वरूप हम मधुबनी पेंटिंग की बात करते हैं, लेकिन हम सिक्की आर्ट की नहीं बात करते हैं। तो सिक्की का काम झंझारपुर में बहुत होता है, तो हम उसको कैसे आगे हम बढ़ाएं, तो इस तरह का काम उद्योग विभाग ने प्रयास किया है। तो अगर डेवलपमेंट में अगर आप पूछें तो डेवलपमेंट कभी एक दिन में पूरा नहीं होगा, मांग हमेशा रहती है, जन आकांक्षाएँ हमेशा बढ़ेंगी। सड़क नहीं है, सड़क निर्माण होना है, सड़क बन जाएगा तो लोग चौड़ी सड़क की मांग करते हैं। तो लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि अपने जनप्रतिनिधि से लोग हमेशा उनका एक्सपेक्टेशन बना रहता है। एक सवाल और भी उठता रहा है झंझारपुर को जिला बनाने का। आपने भी डिमांड रखा, लेकिन फिर आवेदन में वापस ले लिया। क्यों लगता है कि झंझारपुर को जिला बनना चाहिए और क्यों आपने आवेदन वापस ले लिया? नहीं, देखिए, आप पहली बात मैं आपको बता दूं कि 1994 के बाद बिहार में एक भी प्रखंड नहीं बना, नया प्रखंड, ना एक अनुमंडल बना, ना जिला बना, ना कमिश्नरी बना। मैं जब ग्रामीण विकास मंत्री था, मैं उस कमेटी का सदस्य भी था जिनको पूरे इस रीऑर्गेनाइजेशन का प्रस्ताव पर काम करना था। और पूरे बिहार में जहाँ तक मुझे याद है 500 से अधिक नए प्रखंड गठन का प्रस्ताव आया। अगर मैं सही हूँ तो लगता है 15-20 नए अनुमंडल का भी डिमांड आया, और लगभग 8-10 नए जिले का भी आया। उस पर एक समिति बनी, सचिवों की भी समिति बनी, मंत्रियों की भी समिति बनी, लेकिन सरकार ने एक भी नया कोई गठन चाहे प्रखंड अनुमंडल जिला का नहीं किया। रीज़न क्योंकि अगर आप ऐसे समझें तो अगर कोई नया गठन होता है तो जिस हिसाब से हमको अपने ऑफिसर्स की डिप्लॉयमेंट करनी होती है या हमें कर्मियों की ज़रूरत पड़ती है, तो सरकार ये निर्णय तब लेती है जब लगता है कि नहीं, अब हम उस समय पर आ गए हैं, अब हमको इसको करना है। अगर आप ये देखें तो झंझारपुर ज़िले की सभी आहर्ताओं को पूरा करता है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो झंझारपुर में, एक जो ज़िले में होनी चाहिए वो झंझारपुर में नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी तो संगठन की दृष्टि से झंझारपुर को एक ज़िला मानता ही मानता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार में जब भी नया ज़िले का गठन होगा, झंझारपुर उसमें निश्चित तौर पर होगा। और जो आपने विधानसभा का एक जो उल्लेख किया कि जो मैंने प्रस्ताव दिया, फिर प्रस्ताव वापस क्यों मैंने लिया, होता यह है कि आप जब गैर सरकारी संकल्प प्रस्तुत करते हैं तो अगर सरकार उस पर जो आश्वासन देती है, अगर आप मान लेते हैं या वापस अगर आप ले लेते हैं, नहीं तो फिर वोटिंग होने लगती है। और वोटिंग में कहीं अगर आपका प्रस्ताव खारिज हो जाएगा तब फिर वो प्रस्ताव कभी जीवित नहीं हो सकता है।
तो मैंने झंझारपुर को जिला बनाने का प्रस्ताव मेरा अलाइव रहे, वो प्रस्ताव सरकार में पेंडिंग रहे, इसलिए मैंने वापस लिया। बहुत लोगों को लगा कि भाई आपने वापस ही क्यों ले लिया। मैं वापस नहीं लेता, और अगर उस दिन वोटिंग हो जाती और बहुमत से अगर मेरा प्रस्ताव खारिज हो जाता तो फिर झंझारपुर को जिला बनाने की चर्चा ही हमेशा के लिए समाप्त हो जाती। अभी यदि आखिरी प्रश्न में पूछें कि यदि अब चुनाव, जनता ने आपको मैंडेट दिया, फिर से चुनाव जिता करके भेजा और सरकार आपका यदि बनता है, ऐसे में क्या प्राथमिकता रहेगी झंझारपुर के लिए? और इस बार यदि पूरे जिला में की बात करें तो कितनी सीटों पर लगता है कि आपको चुनावी जीत हासिल हो रही है? देखिए, एक तो मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा कि बहुत कम विधानसभा क्षेत्र ऐसा है या जनप्रतिनिधि ऐसे होते हैं जो अपने कार्यकाल के कार्यों को सार्वजनिक करते हैं। तो झंझारपुर के विगत 5 वर्ष का एक रिपोर्ट कार्ड भी हमने जारी किया है जो डिजिटली उपलब्ध है, और सिर्फ अभी नहीं, 2005 से 10 का और 10 से 15 के भी कार्यों को मैंने सार्वजनिक किया। बिहार विधानसभा में विधायक के तौर पर भी लगभग मेरे 250 के आसपास मैंने प्रश्न किए जो झंझारपुर के विषय थे या बिहार के भी ऐसे महत्वपूर्ण विषय थे। आपने जो कहा कि जिन कार्यों को हम लेके जाएंगे, उसी रिपोर्ट कार्ड में उल्लेख है, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो स्वीकृति के अंतिम स्तर पर है। उदाहरण स्वरूप, जैसे आप अवगत हैं कि झंझारपुर नगर परिषद क्षेत्र में जल जमाव की बहुत बड़ी समस्या है, तो 163 करोड़ का उसका पूरा प्रस्ताव, टेक्निकल स्वीकृति वगैरह होके जो एक स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम बनना है, अब प्रशासनिक स्वीकृति के स्तर पर वो पहुंच चुका है। इसी तरह बहुत सारे और कार्य हैं जिनको मैंने चिन्हित भी किया है, और सबसे बड़ी बात, सरकार का ही संकल्प है कि अगले 5 वर्ष में हमें उद्योग पर, रोजगार सृजन पर हमको ध्यान देना है। तो आज झंझारपुर में एक नया औद्योगिक क्षेत्र का भी निर्माण हो रहा है, सिर्फ झंझारपुर में नहीं, लोकाहा में भी हो रहा है। साथ ही जो झंझारपुर के वर्तमान इंडस्ट्रियल एरिया में लगभग 1.25 लाख स्क्वायर फीट का जो प्लग एंड प्ले बन रहा है, वहाँ पे निवेशक आए, और मुझको लगता है कि अगर सिर्फ झंझारपुर नगर परिषद के औद्योगिक क्षेत्र की ही मैं बात करूं, तो जिस योजना पर मैंने काम प्रारंभ किया है, तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर वहाँ फैक्ट्रियाँ लग जाती हैं तो लगभग 1200 से 1500 लोगों को झंझारपुर टाउन में ही नौकरियाँ मिलेंगी। तो अगला 5 वर्ष, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अब हमारा बेहतर हो गया है, तो अब मेरा पूरा फोकस, जो कुछ बातें जो रह गई हैं, जो एक पाइपलाइन में है, जिनको अब हमको स्वीकृत कराना है, वैसे कुछ कार्य, और उसके अलावा उद्योग यहाँ आ जाए, पर्यटन के जो कुछ काम हमने किए हैं वो हमारा कुछ बढ़े। और जो गांव में आप देखेंगे जो एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट होता है ना, आज अधिकांश लोग मांग क्या करते हैं, 200 फीट ढलाई कर दीजिए, यहाँ नाला नहीं है, यहाँ पानी जमा हो रहा है। कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत को भी और सभी जनप्रतिनिधियों को एक साथ मिलकर कार्य योजना पर काम करना चाहिए। राशि हम भी खर्च करते हैं, सांसद महोदय भी करते हैं, ग्राम पंचायत मुखिया जी भी करते हैं, समिति भी करते हैं, लेकिन कभी भी आप देखेंगे वो जो एक साथ मिला हुआ जो प्रयास होना चाहिए जिससे हम बेहतर समाधान कर पाएंगे, वो शायद हम नहीं कर पाते हैं। तो अगर जनता ने मुझको मौका दिया तो मेरी कोशिश यही होगी कि सभी जनप्रतिनिधियों के साथ मिलके जो भी राशि उपलब्ध है, उस पंचायत के समस्याओं को, जो पंचायत स्तर से हो सकता है वो, जो सरकार स्तर पर होगा, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार पर, उसको पूरी करने की कोशिश करेंगे। सीट का आपने कहा, देखिए मैं कभी उस तरह की सोच नहीं रखता हूँ, मैं अपनी ही सीट में लगा हुआ हूँ, और लेकिन मुझको इतना ज़रूर कहूँगा कि मुझे विश्वास है कि लोगों का जो एक भरोसा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ बना हुआ है, तो एनडीए एक बड़ी बहुमत के साथ फिर 2025 में सरकार बनाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। महागठबंधन ने अभी तक यहाँ पे प्रत्याशी भी घोषित नहीं किया है। अब ये उनका निर्णय है, उस पर मुझे नहीं कहना। हम तो अपने कार्यों को लेके जो मैंने किया है, मैं उसकी बदौलत जनता के बीच में जा रहा हूँ और बहुत ही निश्चिंत हूँ, क्योंकि 5 वर्ष पूरी ईमानदारी, निष्ठा और संकल्प के साथ एक परिवार के सदस्य के नाते मैंने झंझारपुर की सेवा की है। फैसला जनता ने करना है। फैसला जनता को करना है। नए विजन कार्य करने का जो संकल्प है, उसके सहारे चुनावी मैदान में एक बार उतर चुके हैं। देखना होगा चुनावी समर में महागठबंधन के प्रत्याशी कौन सामना करते हैं और रिजल्ट क्या होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।